हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका पेपर थर्ड है, 5th सेमेस्टर का पेपर थर्ड है। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है पहले यूनिट में। तो अब हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि अब इसमें पढ़ेंगे क्या और क्यों ये पेपर पढ़ते हैं और क्या है इस पेपर में नया। देखिए, डिफरेंशियल ज्योमेट्री इस पेपर का नाम है। तो ज्योमेट्री वर्ड से तो आप क्लियर हैं कि ज्योमेट्री तो आप जान रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा है, इसके पहले ज्योमेट्री पढ़ा होगा 9th 10th में, फिर आपने बीएससी में पढ़ा है ज्योमेट्री। फिर ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री नाम है इसका। तो आपने डिफरेंशियल आपने कहाँ पढ़ा है? कैलकुलस में पढ़ा है। आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है तो वहीं तो डिफरेंशिएशन नाम सुना है, इंटीग्रेशन नाम सुना है, ये कैलकुलस में ही तो पढ़ा है। तो अब हम जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करके पढ़ेंगे। अब जो आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, उसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ का कहने का क्या मतलब है? जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन में फिर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में आपने क्या क्या किया है, जैसे आपने मैक्सिमा मिनिमा फाइंड किया है, फिर आपने टेंजेंट नॉर्मल क्या होते हैं, ये सब। तो इन सब का जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हुई है उसके हेल्प से इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक ऐसा पेपर है जिसमें हम कर्व और सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। कर्व और सरफेस के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। आपने इसके पहले जो ज्योमेट्री पढ़ी थी वो उस ज्योमेट्री को आप अलजेब्राइक ज्योमेट्री कहते हैं। जो इसके पहले आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी, बीएससी में आपने पढ़ा होगा, अलजेब्राइक ज्योमेट्री उसे कहते हैं। या फिर आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री के नाम से पेपर पढ़ा होगा। तो अलजेब्राइक ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं, अलजेब्राइक ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। तो वो जो पेपर आपने पढ़ा था वो अलजेब्राइक ज्योमेट्री होती है, और ये अब जो पेपर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो देखिए, जो आप वो ज्योमेट्री पढ़े थे वो ग्लोबल ज्योमेट्री, वो चीज जो भी वहाँ पे कर्व के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे आपने कर्व के बारे में इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा, प्लेन पढ़ा, लाइन पढ़े, कोनिकॉइड पढ़े, तो वो सब चीज़ें आप कर्व की ग्लोबली बात करते हैं। ग्लोबली कहने का मतलब है कि आप ऊपर से चीज़ों की बात करते हैं कि एक कर्व दिया हुआ है, इसका इक्वेशन क्या होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो फिर उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बट अब जो कर्व होगा, कर्व वही होंगे, सरफेस वही होंगे, बट अब आप नैरो जो स्टडी करेंगे, नैरो स्टडी करेंगे उसकी। अब हम कर्व की नैरो स्टडी करेंगे विद सम रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कर्व। कर्व कोई दिया होगा, कर्व पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी होगी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब जानते हैं, कुछ आपको कंडीशन, टर्म कंडीशन होगी, ठीक है। उस टर्म कंडीशन के अंतर्गत आपको उस पर वर्क करना है, ठीक है। मतलब हम कर्व के आसपास के नेबरहुड में काम करेंगे, कर्व के नेबरहुड पॉइंट पे काम करना है। जैसे आपने रियल लाइन पढ़ा होगा, तो रियल एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं, एक लाइन होती है, एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट के अगल बगल की बात करते हैं, नेबरहुड पढ़ लेते हैं, उसी अगल बगल में इंटीरियर पॉइंट ही पढ़ लेते हैं, उसी अगल बगल में ओपन सेट, क्लोज सेट। मतलब हम रियल एनालिसिस में क्या करते हैं, पास की चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या करेंगे, यहाँ भी कर्व के एक छोटा सा कर्व का ऐसे पार्ट ले लेंगे, इस कर्व के अब इसी में बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इस कर्व की लेंथ हो जाएगी, फिर इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, फिर इस पर कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। मतलब नैरो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस ज्योमेट्री को हम लोकल ज्योमेट्री कहते हैं। इसीलिए इस ज्योमेट्री को, डिफरेंशियल ज्योमेट्री को हम कहते हैं कि लोकल ज्योमेट्री है, बिकॉज हम नैरो स्टडी करते हैं विथ सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द कर्व एंड सर्फेसेस। मीन्स कुछ कर्व और सरफेस पे रेस्ट्रिक्शन दिया होगा और उस कर्व और सरफेस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ उस पर हम नैरो स्टडी करेंगे, मतलब पास से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोकल ज्योमेट्री कहते हैं। और वो जो ज्योमेट्री आप पढ़े थे वो एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ें लिखी हुई है, जो मैंने बताया है वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ कर्व एंड सर्फेसेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से। अब डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट उमिट, यही सब पढ़े हैं ना आप, वही तो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो उन्हीं की हेल्प से आप कर्व और सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो डैट ज्योमेट्रिकल कैरेक्टर ऑफ अ कर्व एंड सर्फेसेस वेरीज कॉन्टिन्यूअसली, देयरफॉर कैलकुलस इज अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सर्फेसेस इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। मतलब कर्व और जो भी सरफेस होंगे उनके नेबरहुड पॉइंट की स्टडी करते हैं, ठीक है। देयरफॉर दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड अ लोकल ज्योमेट्री। इसीलिए इसको लोकल ज्योमेट्री कहते हैं, क्योंकि आप नेबरहुड पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। ब्रॉड पे नहीं बात करेंगे, आप
एक कोई पॉइंट, कोई कर्व होगा, उस छोटे छोटे पॉइंट, उनके अगल बगल पॉइंट, नेबरहुड पॉइंट की स्टडी करेंगे। कर्व के नेबरहुड पॉइंट की जब स्टडी करेंगे तो ऐसी स्टडी को हम कहेंगे कि वो लोकल ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री को बताएंगे, लोकली बता रहे हैं, आसपास। लोकल वर्ड से आप क्लियर ही हैं कि आसपास की चीज़ों को, तो आप जब उसके नेबरहुड में काम करेंगे, इसका मतलब आप आसपास में काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको लोकल ज्योमेट्री कहा गया है। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ अलजेब्राइक ज्योमेट्री या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री, मतलब अलजेब्राइक ज्योमेट्री या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री, देखिए अलजेब्राइक जो ज्योमेट्री आप पढ़े हुए हैं उसको एनालिटिकल ज्योमेट्री आप जानते ही होंगे, उसी को अलजेब्राइक ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। वी टेक ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन दैट इज गिवन कर्व एंड सर्फेसेस एज अ होल अप्लाइज अलजेब्रा एज अ प्रिंसिपल टूल टू स्टडी इट, दैट इज वाई दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड अ ग्लोबल ज्योमेट्री, ठीक है। इसको हम ग्लोबली बात करते हैं, इसलिए इसको हम ग्लोबल ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये कुछ इसका फंडामेंटल्स थे, आप मतलब क्यों पढ़ते हैं, क्या इसमें कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में था। अब हम अपने मेन जो आपके टॉपिक हैं जिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे उसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर इसी तरह हम पढ़ेंगे आगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए यूनिट तो आपको लेंथ ऑफ कर्व से स्टार्ट है, बट हम लेंथ ऑफ कर्व अभी इसकी जब कुछ चीज़ें बेसिक बता दिया जाए, मतलब ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ये आगे दिया हुआ है आपके सिलेबस में। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें ये टॉपिक आगे दिया हुआ है, बट पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लेंथ ऑफ कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन, क्योंकि ये चीज़ें आप पढ़े हुए हैं इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए अब देखिए, जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना सब कुछ मिलता जुलता है। आपने ज्योमेट्री में जो पढ़ी है, जो आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ाई की है, उन्हीं सबसे ये सब रिलेटेड है। बस यहाँ कुछ अब ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री में है तो थोड़ा सा इंटरचेंजिंग करेंगे, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। तो आइए अपने टॉपिक को देखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपको पता है जो आपने ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा है वो क्या होता है। एज वी नो डैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। आपको पता है कि आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या पढ़ा है, आपने बीएससी में पढ़ा होगा, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये जो होता है ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का, ये प्लेन का इक्वेशन होता है, ठीक है। जहाँ पे ए बी सी क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो होती है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी जो होता है आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्लेन कंसीडर किया, ठीक है, और एक मान लीजिए एक प्लेन है, ये आपने एक प्लेन कंसीडर किया, ठीक है, और इसका कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बी सी है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे कि इस जो ए बी सी आपका जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, इस डायरेक्शन रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे किसी तीसरे पॉइंट से। इसके कोऑर्डिनेट जो ए बी सी, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट को हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। इंटरचेंज का मतलब हम इस ए बी सी को A1 A2 A3 से रिप्लेस करेंगे। इस कोऑर्डिनेट को हम A1 A2 A3 से इंटरचेंज करेंगे, और ये जो आपका एक्स वाई जेड या वेरिएबल दिया हुआ है, इस एक्स वाई जेड को हम इस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को इंटरचेंज करेंगे x1 x2 x3, ठीक है। देखिए अब ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं ना, तो आप x1 x2 x3 कैसा है, जैसे xi कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे, ठीक है। तो जैसे आप एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या बताता है, 3 डायमेंशनल में आपका कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स वाला है, वाई वाला है, जेड वाला है। और आपने अभी टेंसर पढ़ा था, उसमें इसको हम x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है, हम इसके पार्ट को, ये जो एक्स वाई जेड है इसको x1 x2 x3 में, और ये जो कोऑर्डिनेट दिया ए बी सी दिया हुआ है इसको हम A1 A2 A3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो डायरेक्शन रेशियो दिया है इसको A1 A2 A3 में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए साइन लगा हुआ है। जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, आपको पता है ए की जगह A1 आएगा, ठीक है, ए की जगह A1, बी की जगह A2 और सी की जगह A3 आ गया, डी वैसे ही रहेगा, फिर x की जगह x1 x2 x3। तो ये जो इक्वेशन है, देखिए सेम इक्वेशन तो है, बस आपने ए बी सी को A1 A2 A3 से रिप्लेस कर दिया, और आपने एक्स वाई जेड को x1 x2 x3 से रिप्लेस कर दिया। कर सकते हैं भाई, अगर आपने ये पढ़ा था, एक्स वाई जेड आपने पढ़ा था ना, आपने बीएससी में पढ़ा होगा, जैसे जो भी आप जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, यही ना आपने पढ़ा होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में ही तो एक प्लेन होगा,
प्लेन का इक्वेशन आपने लिखा हुआ है ax प्लस बी आई प्लस जेड, तो आपने इस बार आप कोऑर्डिनेट अब हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट को x1 x2 और x3 में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो अब भाई इस फॉर्म में करेंगे तो अब x1 x2 x3 आएगा, और अब जो पॉइंट होगा उसको हमने a1 a2 a3 ले लिया। ठीक है, जहाँ पे a b c था उसको हम a1 a2 a3 ले लिए, तो यहाँ पे a1 a2 a3 आ गया। ठीक है, तो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, यही इक्वेशन ऑफ हम प्लेन का इक्वेशन यूज करेंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे तो अब हम ये वाला इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि a1 a2 a3 इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे और x y z क्या है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो जैसे इस चीज़ को मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया a1 a2 a3। ठीक है, एक प्लेन है, प्लेन पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, उसका कोऑर्डिनेट a1 a2 a3 है, तो ये a1 a2 a3 को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं ना, इस नॉर्मल लाइन, इस नॉर्मल का हम a1 a2 a3 डायरेक्शन रेशियो कहेंगे जो यहाँ पे था। तो आप ये इसका इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का ये इक्वेशन होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ai xi प्लस d, ai xi प्लस d बराबर 0। अरे भाई इस a1 a2 a3 को ai लिख दिए, x1 x2 x3 को xi लिख दिए, x1 x2 x3 को xi लिख दिए प्लस d लिख दिए, तो भाई d था, d वैसे ही लिख दिए। अब आपको पता आई, अब टेंसर अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा सब क्या हो रहा है। x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट ही तो था, वहाँ पे xi कोऑर्डिनेट सिस्टम से x बार i में जाते थे, तो यहाँ पे xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। आपको पता i 1 2 3 रन करा देंगे, तो i इक्वल टू 1 के लिए ये होगा, 2 3 आपको आइंस्टीन समेशन लगेगा, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 हो जाएगा। तो वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन अब यूज़ करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। अब क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट इस टाइप के हैं, तो हम अब इक्वेशन ऑफ प्लेन जब भी बोलेंगे कि कोई भी अगर आपको निकालना रहेगा, कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और उसका हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आइए अब एक और फॉर्मूला बताते हैं। और आपने एक और पढ़ा होगा, आपने एक और एनालिटिकल ज्योमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है। देखिए जो जो फॉर्मूले आपने ज्योमेट्री में पढ़े हैं ना, वही सब चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, बट उसके कोऑर्डिनेट को, उसके डायरेक्शन रेशियो को इंटरचेंज करके बात करेंगे, उनके चीज़ों को इंटरचेंज बस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें बात करेंगे वो आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या करते हैं, हम लोग टेंसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आप टेंसर का यूज़ करते हैं, तो वही जैसे ये a1 x1 x क्या xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं। ai xi है, ai कोऑर्डिनेट बता रहा है, डायरेक्शन रेशियो बता रहा है, और x1 x2 x3 क्या कोऑर्डिनेट बता रहा है। ठीक है, तो आपने एक पढ़ा होगा और रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये भी आपने बीएससी वही एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गामा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा। तो सिंस इसमें लिखेगा, सिंस अब जानते हैं, सिंस वी नो डैट, आप क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ए एक्स माइनस अल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। यही होता है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स माइनस अल्फा बी वाई माइनस बीटा सी जेड माइनस गामा, यही इक्वेशन होता है ना। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, यहाँ लिखिएगा वेयर क्या करिएगा आप लोग, इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, वेयर लिखिएगा, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी क्या बता रहा है, डायरेक्शन रेशियो को बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपका अल्फा बीटा गामा क्या बता रहा है, अल्फा बीटा गामा क्या बता रहा है, अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या कोऑर्डिनेट बता रहा है ना, कोऑर्डिनेट पासिंग थ्रू पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट, अल्फा बीटा गामा आर द coordinates of a point, coordinates
ऑफ अ पॉइंट, coordinates of a point, coordinates of a point in a plane, in a plane, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, कोऑर्डिनेट्स बता रहा ना, और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए बी सी को, अब हम क्या करेंगे, इस ए बी सी को अब आप इंटरचेंज करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को और इसके डायरेक्शन रेशियो को इंटरचेंज करेंगे किसी दूसरे कोऑर्डिनेट से, ठीक है। किसी दूसरे कोऑर्डिनेट से हम इसको इंटरचेंज करेंगे। तो आइए इंटरचेंज करते हैं। इस ए बी सी को हम इंटरचेंज करेंगे, इस ए बी सी को आप इंटरचेंज करेंगे A1 A2 A01 A02 A03 से आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए। A01 A02 से A01 A02 A03 इसको इंटरचेंज कर दिए, और एक्स वाई जेड को आप इंटरचेंज कर दीजिए x1 x2 x3 से, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए x1 x2 x3 से, ठीक है। x1 x2 x2 x3 से आप इसको इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। और क्या बचा हुआ है आपका, एक्स वाई जेड हो गया, अल्फा बीटा गामा। अच्छा, आपका अल्फा बीटा गामा बचा हुआ है, तो अल्फा बीटा गामा को इंटरचेंज कर दीजिए आप किसी चीज़ से। अल्फा बीटा गामा को हम इंटरचेंज कर देते हैं, आप इंटरचेंज करिए इसको x01 x02 x03 x01 x, ठीक है। आपने क्या किया, देखिए ए बी सी जो था इसको आपने इंटरचेंज कर दिया किससे, A01 A02 A03 से, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को x1 x2 x3 से इंटरचेंज कर दिया, और अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट पासिंग थ्रू था उसको आपने x01 x02 x03 इन तीनों पॉइंट से आपने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, A1 x1 माइनस x01 प्लस A2 x2 माइनस x0 A2 माइनस x0 A2 माइनस x02 प्लस A3 x3 माइनस x03, ठीक है। अब क्या हम करिए कि यहाँ पे इसको x1 माइनस x0 यहाँ पे नॉट रहने दीजिए, यहाँ पे नॉट रहने दीजिए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे नॉट रहने दीजिए। A1 A2 A3 से भी काम चल जा रहा है। यहाँ नॉट इसलिए लगाया ना क्योंकि x1 x2 x3 आप यूज़ कर लिए थे, x1 x2 x3 आपने यूज़ कर लिया था, तो फिर x1 x2 x3 नहीं लिखेंगे ना, इसलिए नॉट लगा लिए ताकि इससे डिफर करे, अब यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यही इक्वेशन इसका होगा, ठीक है। इक्वल टू 0 यहाँ लिखिएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन होगा, या इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, AI xi माइनस x0i इक्वल टू 0, ये इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। AI xi माइनस x0i इक्वल टू 0, यही इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन होगा। मतलब देखिए दो इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़े, एक में पढ़ा कि जब भैया वो ओरिजिन से पास कर रहा था, इसके पहले वाला का इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा था सारे उसमें पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास करता, तभी तो कोऑर्डिनेट नहीं था। और ये अल्फा बीटा गामा से अगर पास करेगा तो अल्फा बीटा गामा से पास करेगा तो ax माइनस अल्फा प्लस बी वाई बीटा, इसको चेंज कर देंगे तो AI xi माइनस x0i, ये दोनों इसके इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गए, ठीक है। अगर पास करेगा तो ये वाला, अगर वो 0 से पास करेगा भाई कोऑर्डिनेट अगर नहीं होगा, ओरिजिन होगा, तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, फिर ये दोनों मिलाएंगे तो फिर वही चीज़ तो बन जाएगा। ये अगर चीज़ x0i ना रहे, x0i क्या है, यही तो अल्फा बीटा गामा की जगह ही तो लिखे हैं, तो अगर अल्फा बीटा गामा ही नहीं रहेगा तो ये x0i ही गायब हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, AI xi, तो ये AI xi क्या, वही तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले वाला, वो जो आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा था पहले वाला, उसको इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन कर लीजिएगा,
ओरिजिन थी तभी तो नहीं है ये, उसको ओरिजिन लिख लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, बाकी वैसे भी चल जाएगा। आपको मेन फॉर्मूले का देखिए, जो इसको बॉक्स बना रहे हैं इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए मेनली ये डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकते थे, बट हम बता रहे हैं कैसे चेंज है, क्योंकि मेनली फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा थ्योरम व्योरम नहीं पढ़ना है, ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में थ्योरम थोड़ी ज़्यादा प्रूफ किए होंगे, ज़्यादा तो क्वेश्चन ही लगाए होंगे। उस तरह यहाँ भी ज्योमेट्री के तो क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। थ्योरम भी कुछ करेंगे प्रूफ जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपने लेक्चर्स को फिनिश करेंगे, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखिए लेक्चर्स आपको डेली मिलते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहिए, आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। और काफ़ी आसान पेपर है ये, आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ये टेंसर से आसान पड़ेगा ये, क्योंकि इसमें सॉल्व करना है। इस टेंसर से, टेंसर में क्या सब आई जे के चल रहा है, बट यहाँ पे चीज़ें कुछ दिखेंगी, क्योंकि जब सॉल्व करना, मैथ्स में सॉल्व करना अच्छा लगता है, डेरिवेशन करना नहीं किसी को अच्छा लगता है, ठीक है। तो आइए अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए एस टी लिख रहे हैं, एस टी का मतलब स्ट्रेट लाइन, ये पूरा ऐसे होता है ना, STRAI। आप लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, हम इसको शॉर्टकट में स्ट्रेट लाइन को शॉर्टकट ST लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या पढ़े थे आप? आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा ना, अरे BSc में पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री में। तो क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट अपॉन a इक्वल टू y माइनस वाई नॉट अपॉन b, ठीक है, इक्वल टू वाई नॉट की जगह अल्फा बीटा कर लीजिए, x माइनस अल्फा अपॉन a, x माइनस बीटा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा अपॉन c, z माइनस गामा अपॉन c, ठीक है, इक्वल टू t, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ से x y z की वैल्यू निकालिए। ये जो आप जानते हैं x माइनस अल्फा अपॉन a, आपको पता है a b c। देखिए हम बस मिलने आपको बता रहे हैं फॉर्मूला, ये इसका डेरिवेशन नहीं करना है आपको, मैं बस बता रहा हूँ कि फॉर्मूले से हम नए कोऑर्डिनेट में जब इंटरचेंज करेंगे तो हमको फॉर्मूला जो नया वाला मिलेगा उस चीज़ को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हमने इस पूरे इक्वेशन को t के इक्वल रखा है, तो x y z की वैल्यू क्या हो जाएगी? x y z की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहली बात तो आप उसके कोऑर्डिनेट को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x01 अपॉन a1 इक्वल टू y1 माइनस y01 अपॉन a2, ठीक है। उसी तरह z1 x1 x2 ना, x1 x2 और x3, ठीक है। और ये हो जाएगा x01 y01 x02। देखिए कुछ कर नहीं रहे हैं, बस वो कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे लिखवाते थे कि ABC डायरेक्शन रेशियो है, अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट है, अब वो समझ चुके हैं आप, मैं डायरेक्ट लिखवाना चाह रहा हूँ। तो हम क्या किए, एक्स वाई जेड को आप वहाँ इंटरचेंज करते थे ना, प्लेन के इक्वेशन में इंटरचेंज किया था, तो क्या हुआ था, एक्स को x1 से, y को x2 से, z को x3 से रिप्लेस कर दिए, और अल्फा बीटा गामा को x01 x02 x03 से रिप्लेस कर दिए, ABC को a1 a2 और a3 से रिप्लेस कर दिए, a1 a2 और a3 से रिप्लेस कर दिए, इक्वल टू t। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1t प्लस x01। इसी तरह से x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2t प्लस क्या हो जाएगा, x02। इसी तरह से x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 इक्वल टू x क्या हो जाएगा यहाँ से
A3t प्लस x03, यही होगा ना। देखिए यहाँ से आप x भाई इसको देखिए, इस सेपरेट को t के इक्वल रख लीजिए, तो यहाँ से a1t और ये उधर भेजेंगे तो a1t प्लस x01। इसी तरह से x2 इक्वल टू, यहाँ से x2 की वैल्यू, यहाँ से x3 की वैल्यू, कि ये कुछ नहीं है, इसको इसके t के इक्वल रखें, फिर इसको t के इक्वल रखें, फिर इसको t के इक्वल रखें। तीनों को जब आप रखेंगे तो तीनों का वैल्यू मिल जाएगा, तीनों को आप रखेंगे तो तीनों की वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी। तो इस केस में x1 की वैल्यू a1t प्लस x01, इस तरह में x2 इक्वल टू a2t प्लस x02, और थर्ड वाले में x3 इक्वल टू a3t प्लस x03। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। या फिर इसको मर्ज करके लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, मर्ज करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मर्ज करके क्या लिख सकते हैं, xi, मर्ज करके लिख दीजिए xi इक्वल टू AIT प्लस x0i, यही होगा ना। xi इक्वल, अरे भाई इसको तीनों को मर्ज करके एक साथ लिख दिया। अब i की वैल्यू रन कराएंगे अलग अलग मिल जाएगा, i की वैल्यू रन कराएंगे, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। xi इक्वल टू AIT प्लस x0i, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके पहले आप इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ लिए। तो इस लेक्चर में हमने दो इक्वेशन पढ़ा, एक प्लेन का और स्ट्रेट लाइन का। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू वेरी मच।